आज सेकेंड लेक्चर है ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज का बेटा। ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज की अगर हम लोग बात करते हैं तो कल हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था एक्सपायरेशन तक। आज का लेक्चर होगा आपका जो है गैसेस एक्सचेंज। देखिए अगली टॉपिक आपका है गैसेस एक्सचेंज। गैसों का एक्सचेंज किसके किसके बीच में होता है, तो गैसेस एक्सचेंज के बारे में अगर हम बेटा जो है डिस्कस करें तो गैसेस एक्सचेंज आपका होगा एल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में होता है। जो गैसों का एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और CO2 का, वो आपका एल्वियोलाई और इस पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में होता है गैसों का एक्सचेंज। यहाँ से O2 इसमें इन होगा और CO2 यहाँ से यहाँ निकलेगा आपको, यही होता है गैसेस एक्सचेंज जिसको बोलते हैं। और इस गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या एल्वियोलर मेम्ब्रेन। तो ये आपको दिख रही है, यहाँ तक आपकी जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो आपको थिकनेस दिख रहा है ना, ये बेटा जो थिकनेस आपको दिख रही है यहाँ तक, ये इतनी जो थिकनेस दिख रही है, इसी थिकनेस को हम लोग नाम देते हैं क्या, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको बेटा हम लोग नाम देते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, है ना, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। या इसी को एक और नाम देते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। इसी को हम लोग नाम देते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, या तो क्या नाम देते हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन और ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन आपको दिख रही है ना। तो जो गैसेस एक्सचेंज होता है इसी मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। अभी बात करते हैं इस मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है, ये आपको दिख रहा है, ये थिकनेस है, ये कितना होता है बेटा जो है लेस देन, ये जो थिकनेस है ये होता है लेस देन कितना, 1 mm। ये होता है आपका जो है लेस देन 1 mm। 1 mm से भी कम इसकी जो है थिकनेस होती है ना। तो ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो थिकनेस होती है बेटा ये 1 mm से भी कम होती है ना। यहाँ से 1 mm से कम होती है। और बस, तो ये हो गया बेटा जो है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं कि ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितने चीजों से मिलके बना होता है, कौन कौन सी वॉल होती है। इस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात करें तो कौन कौन सी वॉल होती है, यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए कि ये ऐसे एल्वियोलाई है और ये आपको दिख रही है पल्मोनरी कैपिलरी बेटा, है ना, पल्मोनरी कैपिलरी। तो पल्मोनरी कैपिलरी एक इसकी भी अपनी पर्टिकुलर इनर वॉल होगी ऐसे, है ना, ये अपनी इनर वॉल होगी इसकी, इनर लाइनिंग। और यहाँ पे भी आपको इनर लाइनिंग होगी एल्वियोलाई की, दिख रहा है ऐसे, एल्वियोलाई की इनर लाइनिंग। ये यहाँ पे आपका होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये आपको दिख रहा है इनर लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई, है ना, इनर, ये होता है इनर लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई। ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये आपको दिख रहा है इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड कैपिलरी या पल्मोनरी कैपिलरी। पल्मोनरी कैपिलरी, इन तीनों को मिला के हम लोग नाम देते हैं क्या बेटा, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। इस तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की जो थिकनेस आपको हमने बताया ये 1 mm से भी कम होती है। इन्हीं के बीच में गैसों का एक्सचेंज होता है, यहाँ से O2 इसमें हो जाती है और यहाँ से CO2 जो होती है वो एल्वियोलाई में जाती है। यही होता है आपका कौन सा जो है गैसियस एक्सचेंज होता है, इसी को हम लोग नाम देते हैं गैसियस एक्सचेंज। तो ये आपको दिख रहा है जो है
तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होगी वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक आपका होता है इनर लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई, एक होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक होता है आपका इनर लाइनिंग ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी। इनर लाइनिंग ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी बनी होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल से, इनर लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई भी बनी होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल से। तो ये तीनों में लेयर मिल के बनाती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, और इन्हीं के बीच गैसों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। इसके बाद आप देखो ये किसकी वजह से होता है, डिफरेंट प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे डिफरेंट प्रेशर ग्रेडियंट होते हैं, डिफरेंट प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ये आपका गैसेस एक्सचेंज होता है। जैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है 159 है, CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो 0.3 है, एल्वियोलाई में आपका 104 होता है, और CO2 का पार्शियल प्रेशर 40 होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है, 40 होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कितना होता है, 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपका 95 होता है, और यहाँ पे 40 किस्म का CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और टिश्यूज में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 होता है, और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है बेटा, जो 45 होता है। तो ये आपका जो है पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस हो गया, इसकी वजह से आपका गैसेस एक्सचेंज होता है। जैसे ये आप देख लो, यहाँ से जो ब्लड आपको जा रहा है, टिश्यूज से जो ब्लड आपको जा रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है ना, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है आपको, और इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर आपका CO2 का है या पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 mmHg होगा, है ना, और CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो आपका कितना होगा बेटा, जो 45 mmHg होगा, है ना। तो CO2 का पार्शियल O2 का पार्शियल प्रेशर आपका 40, और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 45 mmHg होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 का पार्शियल प्रेशर आपका जो है 95 mmHg, है ना, और PCO2 का पार्शियल प्रेशर आपका कितना होता है, 40 mmHg होता है। दिख रहा है, ये पार्शियल प्रेशर है। यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा कैसे, ये आपका एल्वियोलाई है, इस एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर इसका कितना 104 mmHg, और PCO2 का पार्शियल प्रेशर आपका कितना होगा बेटा, जो 40 mmHg। दिख रहा है आपको जो, तो इन्हीं के बीच में गैसों का एक्सचेंज होगा। जब इसमें जो है गैसों का एक्सचेंज होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 है, और इसमें कितना है, 40 है, तो डिफरेंस कितना का आ रहा है, जो है 64 का। तो ये ऑक्सीजन जो है वहां से चली आती है किसमें, पल्मोनरी कैपिलरी में। यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, 45 mmHg है, तो यहाँ से और यहाँ पे 40 mmHg है, तो 5 का डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ से CO2 आपका उसमें चली जाती है, तो CO2 इसमें गया और O2 इसमें चला आता है। यही कहलाता है आपका जो है गैसेस एक्सचेंज। और इसी गैसेस एक्सचेंज के थ्रू जो है ऑक्सीजन आपका जो है एंटर किया और आपका CO2 बाहर आया। तो यहाँ तक जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारा जो नेजल कैविटी, नेजल चैम्बर होता है, यहाँ से लेके ट्रैकिया से लेके आपका यहाँ तक आपका पूरा एल्वियोलाई तक, यहाँ से एयर जो जा रही है ये पल्मोनरी कैपिलरी तक आया, तो ये हो गया इंटरनल रेस्पिरेशन। यहाँ से CO2 जो है बाहर आ गया, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया। तो यहाँ तक O2 का आना और यहाँ से CO2 का जाना, ये आपका ब्रीदिंग हो गया। और यहाँ पे जो गैसों का एक्सचेंज हो रहा है, ये गैसेस एक्सचेंज होगा। तो कह सकते हैं हम लोग, जी हाँ, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इससे जो है कितना किसका पार्शियल प्रेशर टिश्यूज में कितना होता है ना, CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है। तो सबका अलग अलग गैसों का जो है अलग अलग प्रेशर आपको जो पूछा जाता है ना। मेडिकल्स में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, नीट में क्वेश्चन आ चुका है, यही क्वेश्चन उठाया था, यही बना के पूछ दिया था एक बार कि इसमें पार्शियल प्रेशर को एडिट कर दिया था और पूछ दिया था इसमें जो कौन कौन सा जो प्रेशर होगा, इसका प्रेशर का मेंशन करिए आप। इसके बाद देखिए आता है गैसेस ट्रांसपोर्ट। यहाँ देखिए गैसियस ट्रांसपोर्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपको एल्वियोलाई दिख रही है और एल्वियोलाई से यहाँ से आपका आ रहा है जो कौन सा, जो पल्मोनरी कैपिलरी। पल्मोनरी कैपिलरी से जब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ से आ रहा है एक्सचेंज होने के बाद, तो ये ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो हीमोग्लोबिन के साथ होगा, प्लाज्मा के साथ होगा ऐसे। तो ये ऑक्सीजन अब क्या होगा कि यहाँ से जब ऑक्सीजन आया
इसमें पल्मोनरी कैपिलरी में। तो अब इस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारे पूरे बॉडी में कौन करेगा? तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशली आपका जो पार्ट होता है वो ब्लड होता है ना। तो स्पेशली जो पार्ट है वो क्या है बेटा, जो है ब्लड है। तो थ्रू प्लाज्मा के थ्रू जो परसेंटेज होगा वो 3% होगा, और आरबीसी के थ्रू जो परसेंटेज होता है हीमोग्लोबिन के साथ वो आपका कितना होता है बेटा, जो है 97% होता है। ये भी चीजें याद रखिएगा कि 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ये जो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स होता है वो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स का जो है ट्रांसपोर्ट करता है, 4। और ये अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है, इसको हम लोग नाम देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, है ना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कौन सा कंपाउंड होता है बेटा, जो है अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा? प्लाज्मा के थ्रू जो परसेंटेज होता है वो बेटा जो है 7% होगा। कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिनिक कंपाउंड के थ्रू जो है 20 से लेके 25%, इसी के बीच में वेरी करेगा 22, 23 ऐसे करके। बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में कितना परसेंट होता है ट्रांसपोर्ट? 70% होता है। ये दिख रहा है आपको, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा आपका जो है 7%, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिनिक कंपाउंड के जो फॉर्म में 20 से लेके 25% होगा, है ना। और आपका बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आपका कितना होता है? 70% होता है। देखिए ये हमारा एक तरह से गैसेस ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है पूरा। देखिए जो गैसेस ट्रांसपोर्ट का सिस्टम किस तरह से दिया गया है, यहां से हम लोग देखते हैं। ये टिश्यूज हैं, आपको दिख रहा है, ये टिश्यूज है, ये आपको एल्वियोलाई दिख रहा है, ये एल्वियोलाई है, ये टिश्यूज है। तो होगा क्या, यहाँ पे एक नॉर्मली जो है CO2 का एक तरह से जो ट्रांसपोर्ट दिखाया जा रहा है CO2 का, जब आपका ऑक्सीजन आएगा, ये चीजें ध्यान दीजिएगा, जब आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन आएगा ब्लड में, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब आएगा तो ये डिसोसिएट कर जाता है, ब्रेक कर जाता है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ये ऑक्सीजन बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू किस में आ जाएगा बेटा, जो है टिश्यूज में। तो ये पल्मोनरी कैपिलरी जो आ रही है, एक तरह से पल्मोनरी कैपिलरी जो आपका आएगी वापस आपका कहाँ पे, जो है हार्ट में आती है ना। एक तरह से पल्मोनरी वेन का रूप लेके आती है, तो हार्ट में आएगी, हार्ट से पूरे बॉडी में जब ये जाएगा तो जो हमारा सिस्टमेटिक आर्च है या आयोटा है उसके थ्रू जब आपका ब्लड का ट्रांसपोर्ट होगा आपका टिश्यूज तक जाता है। तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज को जाएंगे, तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज को जाता है तो वहां पे क्या होता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट करता है। जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट करेगा तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, है ना। तो ऑक्सीजन अलग, हीमोग्लोबिन अलग। ये ऑक्सीजन बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू किस में आएगा बेटा, जो टिश्यूज में। जब टिश्यूज में आएगा तो टिश्यूज में क्या होगा कि इस सेल का मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी। जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी तो मेटाबॉलिक में कौन सी प्रोसेस होती है, कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है बेटा, जो है कैटाबॉलिक। मेटाबॉलिक को जो हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एनाबॉलिज्म और कौन सा बेटा, कैटाबॉलिज्म। तो जो हमारा एनाबॉलिज्म होता है उसमें क्या होता है, बिल्डअप होता है, कोई भी मटेरियल बनता है, और कैटाबॉलिक में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो जो हमारे सेल या टिश्यूज में जो ग्लूकोज आपका स्टोर होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस स्टोर होगा, उसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ये ऑक्सीजन जाके ऑक्सीडेशन करेगा। जब ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, जो है CO2 प्रोड्यूस होगा। जब CO2 प्रोड्यूस होगा तो CO2 के कंटेंट आपके टिश्यूज लेवल में बढ़ेंगे। जब बढ़ेंगे तो इसकी ये डिफ्यूज कर जाएगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ जाएगा। ये आपको दिख रहा है, CO2 प्रोड्यूस होकर आ जाएगा जो है सिस्टमेटिक कैपिलरी में। ये दिख रहा है सिस्टमेटिक कैपिलरी में आया। जब सिस्टमेटिक कैपिलरी में आया तो एक आपका ये ब्लड का फिगर है, एक RBC का फिगर आपको दिख रहा है। इस RBC में H2O, RBC सेल है तो उसका अपना खुद का H2O खुद का होगा, वाटर लेवल उसका होगा। तो ये CO2 क्या करता है, आके
इस H2O से कंबाइन कर जाता है। H2O से कंबाइन करेगा तो आरबीसी में सबसे ज्यादा आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम क्या करेगा कि इस CO2 और H2O से इसको कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर देता है। दिख रहा है? तो ये कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो गया। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कार्बोनिक एसिड बना देगा, और जब कार्बोनिक एसिड बनाएगा तो ये कार्बोनिक एसिड जो है इसी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में ब्रेक कर जाता है H+ और किसमें बेटा जो बाइकार्बोनेट आयन में, H+ और किसमें जो है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। H+ का कंटेंट आपका जो है आरबीसी में ही रहता है, बट जो बाइकार्बोनेट आयन होता है, बाइकार्बोनेट आयन जो है शिफ्ट कर जाता है प्लाज्मा की तरफ। ये आरबीसी हम एक सिंगल आरबीसी के मैकेनिज्म को दिखा रहे हैं। तो चूंकि आपको 1 mm³ में अगर हम बात करें तो लेके आपका 4.5 से लेके 5.5 मिलियन आपके आरबीसी के नंबर होते हैं। ये सिंगल आरबीसी को दिखाया जा रहा है। तो इस आरबीसी के बाहर आपका क्या होगा, प्लाज्मा का कंटेंट होगा। और आपको पता है कि प्लाज्मा हमारा जो है 55% पार्ट बनाता है पूरे ब्लड का, है ना, और जो हमारे ब्लड कार्पेसल्स होती है वो 45% पार्ट बनाती हैं। तो ये आपको बन गया कौन सा जो है बाइकार्बोनेट आयन। तो जब ये बाइकार्बोनेट आयन बनेगा तो ये बाइकार्बोनेट आयन जो है प्लाज्मा में शिफ्ट होता है। ये आपका प्लाज्मा है, इधर सारा क्या है बेटा जो है प्लाज्मा। तो बाइकार्बोनेट आयन जो है प्लाज्मा में जब शिफ्ट करेगा तो प्लाज्मा में जब इसकी शिफ्टिंग होगी तो प्लाज्मा में आपका क्या पाया जाता है बेटा जो है NaCl पाया जाता है। यह NaCl ब्रेक कर जाता है किसमें जो है Na+ में और Cl- में। तो ये Na+ क्या करेगा कि इस बाइकार्बोनेट आयन से कंबाइंड होके बना देगा क्या चीज बेटा जो है सोडा बाइकार्ब, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट बना दिया। और जो क्लोराइड आयन होगा, ये क्लोराइड आयन क्या करेगा कि शिफ्ट हो जाएगा किसके अंदर, आरबीसी के अंदर। दिख रहा है आपको जो है, तो एक क्लोराइड आयन आपका शिफ्ट होगा आरबीसी के अंदर और बाइकार्बोनेट आयन जो है शिफ्ट होता है प्लाज्मा की तरफ। इसी शिफ्टिंग को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज जो है, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। इसी शिफ्टिंग को नाम देते हैं क्लोराइड शिफ्टिंग बोलते हैं। और इस क्लोराइड शिफ्टिंग को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था जिसका साइंटिस्ट का नाम था हैम्बर्गर। इसको सबसे पहले वर्कआउट किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था हैम्बर्गर। हैम्बर्गर ने इसी शिफ्टिंग को बताया था, इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं क्या चीज जो है, हैम्बर्गर इफेक्ट भी बोलते हैं। इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं क्या बेटा जो है, इसको नाम दिया जाता है हैम्बर्गर इफेक्ट बोलते हैं। इसलिए इसको हैम्बर्गर इफेक्ट बोला जाता है। अब क्या होगा, ये दिख रहा है आपको जो है, ये आपका CO2 के कंटेंट को ऐसे जो है लेके मान लीजिए कि ऐसे जा रहा है। तो जब ये पल्मोनरी कैपिलरी में पहुंचता है ब्लड, तो जब पल्मोनरी कैपिलरी में पहुंचेगा तो ये बाइकार्बोनेट आयन जो होंगे फिर से शिफ्ट हो जाते हैं आरबीसी में, और क्लोराइड आयन जो अंदर का रहता है वो बाहर शिफ्ट हो जाता है। और ये आयनिक को बैलेंस को मेंटेन करते हैं। और ये जो Hb कंबाइंड होता है H+ से, वो क्या होगा कि फिर से रिलीज कर देगा H+ को, और ये बाइंड करके कार्बोनिक एसिड बना देते हैं। और ये कार्बोनिक एसिड जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में फिर से CO2 और H2O बना लेंगे। और ये CO2 का जब लेवल आपका आरबीसी में बढ़ेगा तो आरबीसी से डिफ्यूज करेगा प्लाज्मा में, और प्लाज्मा से डिफ्यूज करके फिर से चला जाएगा किसमें बेटा जो है, एल्वियोलाई के अंदर। समझ में आया? यहां तक का मैकेनिज्म समझ में आया बेटा? समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका एक तरह से गैसियस ट्रांसपोर्ट इसको बोलते हैं। गैसियस ट्रांसपोर्ट, गैसों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये आप लोगों ने देख लिया गैसियस ट्रांसपोर्ट। इसके बाद ये देखिए फिगर आपको दिख रहा है ना। याद रखिएगा कि एल्वियोलाई में, है ना, एल्वियोलाई में अगर PCO2 का पार्शियल प्रेशर अगर कम होगा तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है इसको CO2 और H2O में ब्रेक करेगा। और टिश्यूज में अगर PCO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, दिख रहा है आपको, तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है बाइकार्बोनेट आयन और H+ में जो है इसको ब्रेक करता है ना। तो टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर अगर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा तो वो आपका जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम बाइकार्बोनेट आयन और H+ में उसको डिसोसिएट करेगा, ब्रेक करेगा। और एल्वियोलाई में अगर PCO2 का पार्शियल प्रेशर अगर कम होगा, है ना, तो आपका ये H2O और किसमें जो है CO2 में ब्रेक करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का जो कंटेंट होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का जो कंटेंट होगा, है ना, इसका जो कंटेंट होगा वो कंटेंट आपका सबसे ज्यादा किस में होगा, आरबीसी में। आरबीसी में ज्यादा होगा और
प्लाज्मा में बहुत लिस्ट अमाउंट में पाए जाते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है प्लाज्मा में। दिख रहा है बेटा? तो आरबीसी में इसका कंटेंट ज़्यादा होगा और प्लाज्मा में इसका कंटेंट क्या होगा? बहुत ही कम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम्स का। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए एक टर्म पढ़ते हैं हम लोग OSDC, जिसका नाम ही है OSDC। देखिए OSDC होता क्या है? OSDC पढ़ने के लिए हमको एक, यहाँ देखिए मैं OSDC पढ़ाता हूँ। सबसे पहले OSDC देखते हैं। OHDC जिसको हम लोग नाम ही देते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है ना, OSDC बोला जाता है इसको, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। ये जो इसका जो कर्व का जो शेप होता है वो एस शेप या सिग्मॉइड शेप होता है ना। इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा बेटा? जो है सिग्मॉइड शेप। तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है एक तरह से, जो है जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा? जो है सिग्मॉइड शेप होता है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपको ऐसे जो है ग्राफ एक दिख रहा है। इस ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ए सैचुरेशन दिखा जा रहा है। एक तरह से ऑक्सीजन का जो है सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन के साथ। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं क्या? सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का ये परसेंटेज में वैल्यू होता है। यहाँ पे आपका 20, ये 40, ये आपका जो है 60, फिर उसके बाद 80 और फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है 100। और यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर आपका है, ये पार्शियल प्रेशर किसका है बेटा? जो ऑक्सीजन का। यहाँ पे 20 है, ये 40 है, ये 60 है, ये आपका 80 है और यहाँ पे 100 है। तो ये PO2 है और किस में है बेटा? जो है mmHg में, है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए कि 100 से नीचे थोड़ा सा आएंगे, 100% पूरा सैचुरेशन नहीं होता है। 100 से थोड़ा सा नीचे, ये 100 से थोड़ा नीचे का मतलब 97%, 95 या 97% आरबीसी के साथ सैचुरेशन होता है, हीमोग्लोबिन के साथ सैचुरेशन होता है ऑक्सीजन का एक तरह से, जिसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन बोलते हैं। और ना ये आपका जो है ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो 95 या 97% होता है। तो यही सैचुरेशन रेट को भी इंडिकेट करता है ना। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग 100 से थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। जब 100 से थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ 60 हमने लिखा है, तो एक आपका इसी में टर्म आएगा बेटा जो है 50, है ना। और यहाँ पे बीच में आपका आएगा जो 30 से थोड़ा सा नीचे आते हैं 37 या 25 के बीच में, है ना। तो 30 या तो 25 के बीच में ये आपका दिख रहा है। यहाँ तक इस तरह से ग्राफ दिखाते हैं और ये आपका ग्राफ हो गया ऐसे। इसी को बोलते हैं हम लोग OSDC बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जो है OSDC। ये नॉर्मल वैल्यू है। 97% मतलब हमारा हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ सैचुरेशन होता है 97%। ये हमारा नॉर्मल ग्राफ होता है और इस नॉर्मल ग्राफ को हम लोग नाम ही देते हैं क्या चीज? जो है OSDC बोलते हैं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बोला जाता है इसको। अब आप देखो यहाँ पे आपका 50% सैचुरेशन हो रहा है। 50% जो सैचुरेशन होगा वो आपका कितने mmHg प्रेशर पे होगा? 27 mmHg प्रेशर पे। 27 mmHg प्रेशर पे होता है। तो 27 या 25, याद रखिएगा 25 से 27 mmHg प्रेशर पे ऑक्सीजन का सैचुरेशन हीमोग्लोबिन के साथ कितना परसेंट होता है बेटा? 50% होता है। इसी को नाम देते हैं हम लोग P50 वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा? P50 वैल्यू बोलते हैं इसको। P50 वैल्यू क्या होता है? अगर हम P50 वैल्यू की बात करते हैं तो P50 वैल्यू क्या होता है? इट इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, it is a partial pressure of oxygen at which saturation of hemoglobin with the oxygen is 50%, है ना। कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ये होता है और इस पार्शियल प्रेशर पे 50% सैचुरेशन आपका क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ मतलब 50% ही सैचुरेशन होता है। और ये जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना होता है? 25 से 27 mmHg, यानी कि नॉर्मली याद रखिएगा 25 से 27 mmHg प्रेशर पे हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन 50% होता है। इसी को नाम देते हैं क्या चीज? जो P50 वैल्यू। तो P50 वैल्यू से ही हम ग्राफ को मेंशन करते हैं। ये चीजें याद रखिएगा।
क्लियर है बेटा? तो ये आपका हो गया। और 100 mmHg पे 95 या 97% आपका सैचुरेशन होता है, यही आपका कहलाता है OHDC या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। क्लियर है बेटा? कौन यहाँ पे देखिए, अगर जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ गया है ना चीजें, अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया, याद रखिएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर बढ़ेगा और CO2 का पार्शियल प्रेशर घटेगा, देखिए यहां पे एक कंडीशन बता रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है और PCO2 का पार्शियल प्रेशर घटेगा, तो H+ कंसंट्रेशन भी बॉडी में क्या करेगा बेटा, जो घटेगा, है ना। बॉडी टेम्परेचर भी क्या करेगा, जो है डिक्रीज होगा, है ना। बॉडी टेम्परेचर भी क्या होगा बेटा, जो है डिक्रीज होगा। उसके साथ साथ हमारा ब्लड का जो pH वैल्यू है वो pH वैल्यू इंक्रीज करेगा, क्योंकि H+ आयन कंसंट्रेशन जो है घट रहा है। एक और होता है जिसको नाम देते हैं DPG। DPG का जो वैल्यू होगा वो आपका, वो भी क्या करेगा, जो है घटेगा। इतनी सारी कंडीशन होती है, इतनी सारी कंडीशन है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ रहा है, CO2 घट रहा है, H+ कंसंट्रेशन, बॉडी टेम्परेचर घट रहे हैं, pH वैल्यू बढ़ रहा है और DPG, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर ये सब सारी इतनी कंडीशन अगर होती है तो जो अफिनिटी होती है एक तरह से किसकी, अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इंक्रीज कर जाता है। और जब इंक्रीज कर जाएगा तो हमारा जो P50 वैल्यू है वो लो हो जाएगा, है ना। और जब हमारा P50 वैल्यू लो हो जाएगा तो जो OHDC शिफ्टिंग है वो शिफ्ट कर जाएगा, शिफ्ट इन लेफ्ट साइड, है ना, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाता है। इसी इफेक्ट को हम लोग नाम देते हैं क्या, हेल्डेन इफेक्ट बोलते हैं। इसी इफेक्ट को नाम देते हैं क्या बेटा, जो है हेल्डेन्स इफेक्ट बोला जाता है। तो एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इंक्रीजेस, है ना। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ज्यादा होगा तो हमारा हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो ऑक्सीजन के साथ इंक्रीज कर जाएगी, P50 वैल्यू लो कर जाएगा। अब देखिए P50 वैल्यू लो कैसे हुआ, और OHDC शिफ्ट हो जाएगा किसमें, जो है लेफ्ट साइड में, और इस इफेक्ट को नाम देते हैं हेल्डेन इफेक्ट। यहां पे आप देखो एक कंडीशन है, यहाँ पे P50 वैल्यू लो कैसे होगा। मैंने आपको बताया कि 50% जो सैचुरेशन होता है हीमोग्लोबिन का वो कितने mmHg प्रेशर पे होता है बेटा, जो है 30 से थोड़ा नीचे 27 या 25 पे होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यह 50% सैचुरेशन और कम mmHg प्रेशर पे हो जाए, जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है आपको जो, है ना, तो देखिए ये 20 के लमसम आ रहा है, 50% ही सैचुरेशन हो रहा है, और ये ग्राफ की शिफ्टिंग आपकी जो है लेफ्ट साइड हो रही। तो जब ग्राफ की शिफ्टिंग लेफ्ट साइड होगी तो इसी इफेक्ट को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज, जो हेल्डेन इफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें P50 वैल्यू का मान बढ़ जाता है, मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। इसमें पार्शियल प्रेशर जो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पार्शियल प्रेशर, कम पार्शियल प्रेशर पे 50% आपका सैचुरेशन होगा। यहाँ पे हमने बताया था 25 या 27 पे नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन कम पार्शियल प्रेशर पे आपका 50% जो है सैचुरेशन होना चालू हो जाएगा। इसी को हम लोग नाम देते हैं P50 वैल्यू। लेकिन अगर सपोज दैट कि एक ग्राफ आपका शिफ्टिंग अगर इसकी जो है राइट साइड हो गई तो इसका सेम उल्टा कंडीशन होगा आपका। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा जो है 2,3 DPG, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या चीज, जो है डाई फिनाइल ग्लिसरेट, क्या बोलते हैं, डाई फॉस्फो जो है ग्लिसरेट होता है ना, 2,3 डाई फॉस्फो ग्लिसरेट होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इसको बोलते हैं 2,3, है ना, 2,3 डाई फॉस्फो ग्लिसरेट होता है। ये क्या होता है बेटा, जो है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू बनता है। हमारे आरबीसी में बनेगा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ये बनेगा तो ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू बनता है। और ये क्या करता है कि आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें दो चैन होते हैं, एक अल्फा एक बीटा। अल्फा जो होता है 141 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है एक अल्फा चैन, और बीटा जो होता है 146 अमीनो एसिड से बनता है मिलके। तो ये क्या होता है, उसी बीटा चैन से कंबाइन कर जाता है। तो याद रखिएगा, अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि हम हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं,
हम लोग पहाड़ी एरिया पे जा रहे हैं तो वहां पे ऑक्सीजन का कंटेंट कम होगा। जब ऑटोमेटिक ऑक्सीजन का कंटेंट कम होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का तो हमारे बॉडी में भी कम होगा। तो जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा तो उसके रिस्पेक्ट में CO2 का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करेगा, H+ कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ब्लड का pH वैल्यू कम होगा, है ना। और जो आपका ये DPG होता है इसकी वैल्यू भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इतनी सारी चीजें अगर इंक्रीज कर रही है तो उस कंडीशन में हमारा जो नॉर्मल ग्राफ होना चाहिए एक तरह से 97 या 95% पे सैचुरेशन होना चाहिए, वही आपका सैचुरेशन की जो शिफ्टिंग होती है वो नीचे हो जाती है। पता चला 80 होने शुरू हो गया, ये दिख रहा है आपको 80 पे होना शुरू हो गया, 70 पे होना शुरू हो गया। तो ये आपका कहलाता है राइट साइड शिफ्टिंग होती है। और इस इफेक्ट को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज बेटा, जो है बोर्स इफेक्ट बोलते हैं, इसको नाम देते हैं बोर्स इफेक्ट। और बोर्स इफेक्ट में P50 वैल्यू बढ़ जाता है, मतलब यही 50% सैचुरेशन होगा लेकिन वो अधिक प्रेशर पे होगा। दिख रहा है आपको जो ना, पता चला कि ये यहाँ शिफ्टिंग हो गई तो देखिए 50% ही सैचुरेशन हो रहा है बट अधिक प्रेशर पे हो रहा है, तो पार्शियल प्रेशर इसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका जो है ग्राफ। यहाँ पे देखिए हम लोग रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ लेते हैं। रेस्पिरेशन का रेगुलेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन के रेगुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला आपका आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं रिदमिक रेस्पिरेटरी सेंटर। रिदमिक रेस्पिरेटरी सेंटर, जो रिदमिक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है यह कहाँ होता है बेटा, जो है मेडुला ओब्लांगेटा। जो हम लोग का मेडुला ओब्लांगेटा होता है वो रिदमिक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। इसके बाद आता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है, पोन्स, है ना। जो हम लोगों में पोन्स वेरोलाई होता है वो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। तो रिदमिक रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है वो मेडुला ओब्लांगेटा होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है वो पोन्स वेरोलाई होता है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आगे देखिए, यहीं पे एक चीजें और पढ़ते हैं। एक हम लोग में कीमो रिसेप्टर सेंटर होता है। क्या होता है बेटा, जो कीमो रिसेप्टर सेंटर। देखिए कीमो रिसेप्टर सेंटर क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करें कि जैसे ये हम लोगों का मान लीजिए कि ऐसे जो ट्रैकिया आ रहा है, तो ये ट्रैकिया क्या कर रहा है बेटा, जो यहाँ से बाइफर्केट हो रहा है, ऐसे बाइफर्केट होगा, ये ट्रैकिया हो गया, हम लोगों का ट्रैकियल रिंग हो गई। ट्रैकियल रिंग आपको दिख रही है, ट्रैकियल रिंग पीछे की तरफ होगा। और यहाँ पे देखिए क्या होगा कि ये हार्ट से निकल रहा है बेटा, क्या चीज जो है, आओर्टा, ऐसे दिख रहा है, ये हार्ट से निकल रहा है, जो है आओर्टा निकल रहा है। तो इस आओर्टा के ऊपर 3 ब्रांच होती है ना, 3 ब्रांचेज होती हैं, है ना, दिख रहा है आपको जो 3 ब्रांचेज। एक आपकी ब्रांच इधर से निकल के जाती है ट्रैकिया से होके बगल से ही, और एक आपका ये जा रही है, और एक आपकी ब्रांच ये आपकी आती है, और एक आपकी यहाँ से जो टर्निंग होती है। ये आओर्टा के ऊपर जो ऊपर तो 3 ही ब्रांच निकलती है यहाँ से, है ना, सबका अपना अलग अलग नाम होता है। जैसे इसको नाम देते हैं क्या, इसको बोलते हैं बेटा जो है सब क्लेवियन आर्टरी बोलते हैं, सब क्लेवियन आर्टरी। इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, है ना। ये यहां से ऐसे टर्निंग ले रहा है, ऐसे लेफ्ट साइड में ऐसे टर्निंग ले रहा है। तो जब टर्निंग लेगा हमारा आयोर्टा, तो यहाँ से 3 ब्रांच निकलती है ना, टोटल जो 3 ब्रांच निकलती है। एक आपकी जाती है लेफ्ट साइड में, जिसको बोलते हैं लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी बोलते हैं, जो लेफ्ट हैंड में ब्लड की सप्लाई देती है। एक यहीं से निकलती है, इसको बोलते हैं लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। राइट साइड की डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहां से जो तीसरी निकल के आती है उसको बोलते हैं ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी बोलते हैं, है ना। तो ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या बेटा, जो है ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। तो इसको नाम दिया जाता है ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। जो ये ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी आती है इतना दूर पे, तो काफी डिस्टेंस होती है राइट साइड की, इतना दूर। तो यहां से जब यहां पे आएगी तो फिर से ये 2 पार्ट में डिवाइड होगी। एक होती है राइट सब क्लेवियन आर्टरी, जो राइट हैंड में ब्लड की सप्लाई देगी, और एक निकलती है यहां से, जिसको बोलते हैं राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो ये हो गई आपकी कौन सी, इसको बोलेंगे, ये आपका लेफ्ट साइड की है, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। ये होती है, इसको बोलते हैं राइट सब क्लेवियन आर्टरी। ये आपको जो निकल के जा रही है, इसको हम लोग नाम देंगे राइट
कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो यहाँ पे ये देखिए ट्रैकिया है और ये आपका एओर्टा है, और इसी के नीचे से आपका ये जाती है कौन सी जो बेटा, जो पल्मोनरी आर्टरी निकल के जा रही है, ऐसे दिख रहा है। ये पल्मोनरी आर्टरी दोनों लंग्स में जाएगी, ये आपका ऐसे जो है लंग्स होगा, है ना, ऐसे पल्मोनरी आर्टरी निकल के जाती है। यहीं पे आपकी ये हार्ट है, हार्ट की लोकेशन आपको दिख रही है ऐसे, ये हार्ट है। तो जो ये एओर्टा है जिसको हम लोग एक एओर्टिक आर्च बोलते हैं, ये जो एओर्टा होगा ये आगे की तरफ है और पीछे की तरफ आपका जो ब्रोंकाई आपको दिख रही है, और इस साइड में जैसे ट्रैकिया है तो यही साइड में आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इधर से आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी जाती है ना। और यहाँ पे आपका जो यहाँ टर्निंग होता है जिसको हम लोग एओर्टा बोलते हैं, तो ये एओर्टिक आर्च जो होता है और ये जो कैरोटिड आर्टरी होते हैं जो ब्रेन को ब्लड की सप्लाई दे रहे हैं, इन पे कुछ कीमो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। उनकी सेल जो होंगी वो रिकॉग्नाइज करती हैं CO2 और H+ कंसंट्रेशन को, और रेदमिक हमारा रेस्पिरेशन के लिए सिग्नल देती रहती हैं। जो हमारा रेस्पिरेटरी रेदमिक सेंटर होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, है ना, उसको जो है बराबर वो सिग्नल देती रहती हैं। तो एक कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो कैरोटिड आर्टरी और जो है आपका किस पे पाए जाते हैं, एओर्टिक आर्च पे पाया जाता है। समझ में आया बेटा, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये हो गया हमारा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। यहां पे देखिए डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर आपका जो है अस्थमा आता है। अस्थमा यह एक एलर्जिक डिसऑर्डर होता है, यह एक एलर्जिक डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स इन्फ्लोमेट कर जाते हैं, है ना, इन्फ्लोमेट कर जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं व्हीजिंग साउंड, है ना। ये एक खरखराहट टाइप की आवाज होती है जब हम इस स्टेथो से पीठ पे ऐसे बैक साइड में जब ऑस्कल्टेट करते हैं, हम लंग्स के साउंड को मेजर करते हैं, सुनते हैं, तो उसमें व्हीजिंग टाइप का साउंड आपको सुनाई देता है। तो वो जो पेशेंट्स होते हैं वो अस्थमिक पेशेंट्स होते हैं। अगली डिजीज आपको दिख रही है इम्फाइसेमा। इम्फाइसेमा जो होता है यह क्रॉनिक डिसऑर्डर है, क्रॉनिक डिसऑर्डर, और ये मोस्टली मिलता है किसमें, अकर्स इन स्मोकर्स, है ना। जितने स्मोकर्स होते हैं, है ना, उन्हीं स्मोकर्स में ये ज़्यादातर मिलता है। जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, हुक्का पीते हैं, तंबाकू पीते हैं, कुछ भी पीते हैं, है ना, उन लोगों में बहुत लॉन्ग टाइम से पीते हुए आ रहे हैं। तो क्या होता है कि उनके एल्वियोलाई की जो सरफेस एरिया होती है वो रिड्यूस कर जाती है। जब उसकी एल्वियोलाई की सरफेस एरिया रिड्यूस कर जाती है तो लंग्स की साइज थोड़ी सी छोटी हो जाती है ना, जिसकी वजह से उनकी शॉर्ट ब्रीथनेस होती है। जैसे सांस लेंगे तो इंस्पायरेशन की रेट ज्यादा होती है, एक्सपायरेशन की रेट जो है कम होती है ना। लेकिन उन लोगों को जब हम इस स्टेथो से पीछे रख के ऑस्कल्टेट करेंगे तो उनकी क्या होती है कि शॉर्ट ब्रीथ होती है, काफी छोटी ब्रीथ, सांस लेंगे छोड़ेंगे तुरंत जो है, मतलब आपको मेजरमेंट करने का भी जो टाइम नहीं मिलता है, शॉर्ट ब्रीथ मिलता है उनमें, है ना। तो ये इस टाइप के डिजीज को हम लोग नाम देते हैं इम्फाइसेमा बोलते हैं। समझ में आया बेटा? देखिए अगली डिजीज है जिसको नाम देते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, या इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं OLD बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज बोलते हैं, है ना। ये क्या होता है, ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज। जितने इसमें बच्चे लोग पढ़ रहे हैं सब फ्यूचर के डॉक्टर्स ही हैं, है ना। तो जितने फ्यूचर के डॉक्टर्स हो आप लोग, जब कोई पेशेंट आपकी क्लिनिक में आता है, OPD आप कर रहे होते हो और क्लिनिक में आता है, तो उसकी अगर बहुत लॉन्ग टाइप से उसको कफिंग हो रहा है, बराबर जो है खांसी आ रही है, और एक हफ्ते आपने देखा, 3 दिन 5 दिन 7 दिन में आपने जो है रिकवर नहीं हो रहा है, बार बार उसको खांसी आती रह रही है, तो आप उसकी पास्ट हिस्ट्री लेंगे, है ना। उसकी एक पास्ट हिस्ट्री लेंगे कि आप करते क्या हैं। तो अगर वो उनकी पास्ट हिस्ट्री लेने के बाद, तो जब आप पास्ट
पास्ट हिस्ट्री लेंगे, उनकी कंप्लेन लेंगे, तो पूछेंगे आप कि करते क्या हो, तो उनका ऑक्यूपेशन क्या है। अगर वो बताते हैं कि किसी कोयले की खान में काम कर रहे थे, सीमेंट की फैक्ट्री में काम कर रहे थे, कॉटन की फैक्ट्री में काम कर रहे थे, ग्लास की फैक्ट्री में काम कर रहे थे, है ना, या स्टोन कोई जहां बनता है ना, वहां पे स्टोन फैक्ट्री में काम कर रहे थे जो, तो उनको क्रॉनिक एक तरह से जो है ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज, तो हमारी सीधे डायग्नोसिस बनती है OLD। हम वहां उस पेशेंट के पर्चे पे सीधे लिखेंगे OLD, मतलब ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज, है ना। तो ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज में होता क्या है कि जितने भी काफी जो छोटे जो माइन्यूट्स होते हैं, बहुत जो माइक्रो एक तरह से अगर हम एलिमेंट्स की पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे डस्ट पार्टिकल जाके लंग्स में क्या करते हैं कि स्टोर होना शुरू कर देते हैं। जब स्टोर होना शुरू हो जाती हैं तो उनको क्रॉनिक डिजीज होती है बाद में। उसी डिजीज को हम लोग नाम देते हैं OLD, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज बोलते हैं। इसमें हम करते क्या है, जितने ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें अलग अलग डिजीजें होती हैं। जो बेटा ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज होती है, इस ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज के जो पर्सन्स होते हैं उनमें अलग अलग डिजीज हैं। उनकी फैक्ट्री के अकॉर्डिंग हम लोग ये लोग प्रोटेक्टिव मास्क लगाते हैं, है ना। देखिए इनके अलग अलग हम नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर सॉयल पार्टिकल हो, सॉयल या सीमेंट से रिलेटेड हो, सीमेंट से रिलेटेड या स्टोन से रिलेटेड अगर होता है, पत्थर से रिलेटेड अगर होता है, तो उनको जो बीमारी होती है उसको हम लोग नाम देते हैं सिलिकोसिस बोलते हैं, है ना। जो डिजीज होती है उसको बोला जाता है सिलिकोसिस। उसमें सिलिका जो है जाके अकुमुलेट होती है, एक तरह से अकोमोडेटेड होती है लंग्स में। तो सॉइल, सीमेंट्स या स्टोन्स, अगर वो कॉटन फैक्ट्री में, कपड़े की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई मजदूर हैं वो काम कर रहे हैं कॉटन की फैक्ट्री में, तो अगर कॉटन फैक्ट्री में काम करते अगर हैं तो उनको जो डिजीज होती है उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, फाइब्रोसिस बोलते हैं, है ना, उसको फाइब्रोसिस बोलते हैं। फिर उसके बाद जो ग्लास फैक्ट्री में काम करते हैं, है ना, जो ग्लास फैक्ट्री में काम करते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं क्या बेटा, एवेस्टोसिस बोलते हैं। तो ये अलग अलग डिजीजें होती हैं, है ना, जो अलग अलग पर्सन में मिलता है। तो ग्लास फैक्ट्री में जो काम करते हैं उनको एवेस्टोसिस बोलते हैं, जो कॉटन फैक्ट्री में काम करते हैं उसको फाइब्रोसिस बोलते हैं, और जो स्टोन फैक्ट्री में काम करते हैं उसको बोलते हैं सिलिकोसिस बोलते हैं। चलिए अब देखिए, ये जो ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज होती है, ये पहले तो याद रखिएगा नॉन क्यूरेबल डिजीज है। नॉन क्यूरेबल डिजीज मतलब ये जल्दी ठीक नहीं होगा, है ना, ये लॉन्ग टाइम, जब वो पेशेंट की डेथ होगी तभी खत्म होगा, है ना, जब पेशेंट मरेगा तभी खत्म होगा, बाकी ये ठीक नहीं होगा। पहले हम एक और कर सकते हैं इसमें, एक नॉर्मली ट्रीटमेंट के एक तरीके होते हैं उनके। हम उसमें करते क्या हैं कि लंग्स लवास करते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं क्या चीज, जो है लंग्स लवास। तो जो लंग्स लवास होता है उसको हम लोग, एक मेडिकल वर्ड है, हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये हम अपनी प्रैक्टिस की टाइमिंग की चीजें शेयर कर रहा हूं मैं, उसको हम लोग नाम देते हैं लंग्स लवास बोलते हैं इसको। हम क्या करते हैं कि उसको ओरल कैविटी से ऐसे ट्यूब डालते हैं उसके सीधे ट्रैकिया से होते हुए लंग्स में, है ना चीजें। तो हम लोग यहाँ पे लंग्स लवाज का मतलब होता है एक तरह से लंग्स को वॉश करना, धुलना। जैसे स्टमक वॉश होता है, जैसे पॉइजन के केस में हम स्टमक वॉश करते हैं, है ना, उसको गैस्ट्रिक लवाज बोलते हैं। वैसे ही लंग्स को हम सक्शन पंप के माध्यम से खींचते हैं। जैसे नॉर्मल सलाइन हम जो है देंगे उसके लंग्स में और सक्शन कर लेते हैं, खींच लेते हैं बाहर, उसको पूरे एल्वेओलाई को साफ करते हैं एक तरह से, उसी को नाम देते हैं लंग्स लवाज। जितने डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको सक्शन किया जाता है, साफ करते हैं एक तरह से, उसी को नाम देते हैं क्या चीज, जो है लंग्स लवाज होता है। तो ये बहुत हाईटेक सेंटर पे होता है, एक नॉर्मली सेंटर पे लंग्स लवाज नहीं होता है चीजें, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। तो ये आपका ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज हो गया। और इसके बाद एक डिजीज और आती है, जैसे आपका आता है बेटा जो है न्यूमोथोरैक्स। एक होता है डिजीज जिसको बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स का मतलब होता है एयर प्रेजेंट इन प्लूरल कैविटी, है ना, जो प्लूरल कैविटी होती है उसी में एयर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं हीमोथोरैक्स।
हीमोथोरैक्स जो ब्लड होता है वह आपका प्लूरल कैविटी में पाया जाता है ना। अगर प्लूरल कैविटी में अगर ब्लड भर जाता है तो उसको नाम देते हैं हीमोथोरैक्स बोलते हैं, है ना, हीमोथोरैक्स। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा जो हाइड्रोथोरैक्स, हाइड्रोथोरैक्स बोलते हैं। तो हाइड्रोथोरैक्स का मतलब होता है वाटर प्रेजेंट होता है किसमें बेटा, जो है प्लूरल कैविटी में दिख रहा है ना। तो प्लूरल कैविटी में आपका वाटर भर जाता है, पानी भर जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोथोरैक्स बोलते हैं। तो ये सब आपकी अलग से कुछ बीमारियां हैं, कुछ डिजीजें हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड। यहाँ पे देखिए जो मान लीजिए कि ये आपका ऐसे लंग्स है, ये आपको दिख रहा है जो पेराइटल प्लूरल कैविटी आपको दिख रही है, पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन हो गई। यहाँ पे आपका जो विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन आपको दिख रही है ऐसे। तो यहाँ पे एक गैप ज्यादा होता है, जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में हमने बताया भी था, पिछले लेक्चर में, जो 8, 9 और 10 की जो पेयर की जो रिप्स होती है इनके बीच में एक गैप मिलता है। तो इसी में हम क्या करते हैं, एस्पायरेशन नीडल को इंजेक्ट करा के, 5 ml का इंजेक्शन होता है, उसको इंजेक्ट करा के और वहां से क्या करते हैं कि इस वाटर को एस्पायरेट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, है ना। तो ये हाइड्रोथोरैक्स के पेशेंट में ऐसा काम करते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। तो आज का सारा लेक्चर आपका जो है ब्रीदिंग और गैसेस एक्सचेंज का खत्म हो गया, है ना। डिजीज तक आपका है, बस एक खत्म है। नेक्स्ट लेक्चर में जो आपका होगा चैप्टर वो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। आज का बस ब्रीदिंग और गैसेस एक्सचेंज। तो आज की क्लासेस बस इतना ही, खत्म है आपका ये चैप्टर। थैंक यू। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।